अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगला टॉपिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब आपको पता होगा स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा एक स्मॉल जो है वो साइज़ के पोर होते हैं जो लीफ की लोअर सरफेस पे होते हैं, और क्या करते हैं कि यहाँ से जो लीफ में से वाटर वेपर्स होते हैं, एवेपोरेट होते हैं, वो ड्यू टू स्टोमेटा होते हैं, इस ओपनिंग के थ्रू होते हैं। अब स्टोमेटा जो है उनको गार्ड सेल भी कहते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है वाटर वेपर्स की जो है वो रिमूवल को जो है रेगुलेट करना। ये एक वॉल्व की तरह होते हैं, हाइड्रोलिक वॉल्व। हाइड्रोलिक वॉल्व का मतलब है ऐसा वॉल्व जो पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करता हो। ठीक है, जिससे हमारे नलके होते हैं घरों में, तो हम क्या करते हैं, नलका खोलते हैं तो पानी निकल पड़ता है, और अगर वो नलका बंद करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वॉल्व होता है जो बंद होने की वजह से पानी जो है वो रुक जाता है। बिल्कुल उसी की तरह ये जो हाइड्रोलिक वॉल्व की तरह ये काम करते हैं गार्ड सेल। ठीक है, अच्छा, अब ये इन्होंने ओपन कब होना है, क्लोज कब होना है, ये किन फैक्टर पे डेवलप जो है ना डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लाइट की इंटेंसिटी। जिस दिन धूप ज़्यादा निकलेगी उस दिन जो है वो वाटर वेपर भी ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, प्लांट में से। और जिस दिन धूप जो होगी वो कम होगी, उस दिन क्या होगा, वाटर वेपर जो है उनकी कंसंट्रेशन भी जो है वो कम हो जाएगी इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि जो है स्टोमेटा तब ओपन होते हैं जब उन पर लाइट पड़ती है। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जो है वो स्टोमेटा ज़्यादा देर ओपन रहेंगे, ज़्यादा वाटर रिमूव होगा, और अगर कम होगी तो उतना ही जो है वो वाटर कम रिमूव होगा। और क्वालिटी में ये आता है कि लाइट जो है वो कितनी ज़्यादा इंटेंस है, कितनी ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो इंटेंसिटी है। उसके बाद है टेम्परेचर। अगर आप देखो टेम्परेचर गर्मी में ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वाटर का जो रिलीज़ भी जो प्लांट से वो भी ज़्यादा होता है, वाटर वेपर ज़्यादा रिमूव होता है प्लांट से। और सर्दियों के मौसम में कम होते हैं क्योंकि वो तब लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है और साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता है, तो हवा के अंदर ऑलरेडी नमी होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ पर वाटर का रिमूवल है वो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जो है वो गर्मियों के मौसम में क्योंकि हवा भी गर्म होती है, नमी भी कम होती है उसमें, तो क्या होता है, वाटर वेपर ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी, नमी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा नमी है बाहर इन्वायरमेंट में तो वाटर वेपर कम रिलीज़ होंगे, क्योंकि पहले ही बाहर बहुत ज़्यादा, और हम पढ़ते हैं कि वाटर जो है वो क्या करता है, लो हाई टू लो की तरफ मूव करता है। तो अगर अंदर प्लांट के अंदर कम है, बाहर नमी ज़्यादा है, तो क्या होगी, वो प्लांट के अंदर ही रहेंगे, वाटर वेपर बाहर नहीं निकलेंगे। एन इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है क्योंकि प्लांट के अंदर क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो अगर प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, इन स्टोमेटा के ज़रिए ही प्लांट में एंटर होती है। ठीक है ना, तो अगर स्टोमेटा बंद होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी। तो अगर प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, वो जो है वो फोटोसिंथेसिस ना करे, कार्बोहाइड्रेट ना बनाए, तो उसके क्या होगा कि स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी। are sensed by the guard cell and these signals are integrated into well defined stomatal response। यानी इनके सिग्नल, ये एक सिग्नल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना भी सिग्नल है, लाइट भी एक सिग्नल है, टेम्परेचर भी सिग्नल है, ह्यूमिडिटी भी सिग्नल है। ये सब सिग्नल क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाते हैं कि स्टोमेटा ओपन हो या क्लोज हो। उसके बाद सबसे पहले एक हाइपोथेसिस है इसके अकॉर्डिंग, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, एक जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने कहा था कि जो गार्ड सेल होते हैं ना, यहीं पे सारी जो है फोटोसिंथेसिस होती है एक लीफ के अंदर। ठीक है, बाकी पूरे लीफ में नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक गार्ड सेल जो है वहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब आपको इस हाइपोथेसिस को और ये वाला अगला टॉपिक समझने के लिए ना आपको 3 जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, और वो 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, टॉनिक का मतलब होता है वाटर और सल्यूट का जो है वो मिक्सचर सोल्यूशन। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, से कहते हैं ना हाइपर टेंशन, जैसे हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपर टेंशन। तो हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा होना, और हाइपो का मतलब होता है कम होना। अगर हम पानी लेते हैं एक ग्लास, उसके अंदर हम चुटकी भर जो है वो नमक की चीनी डिजोल्व करते हैं, उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और अगर हम उसी एक ग्लास को जो है वो दोबारा भरते हैं और उसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीनी ऐड हम कर लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। इसमें सल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है और सल्यूट कम होता है। यानी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन किसकी देखते हैं, सल्यूट की। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वाटर कम या ज़्यादा होगा। और आइसोटोनिक का मतलब है, आइसो का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन भी इक्वल है और सल्यूट की जो है वो कंसंट्रेशन वो भी इक्वल होती है। तो इसी को उन्होंने फॉलो करते हुए ये हाइपोथेसिस जो है वो दी थी। अब ये जर्मन बॉटनिस्ट थे एच वैन मोहल, इन्होंने प्रपोज किया था कि जो लीफ होता है उसमें से सिर्फ जो है ना फोटोसिंथेटिक पोर्शन कौन सा होता है, स्टोमेटा, यानी उसके अलावा कहीं पे भी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। और अब स्टोमेटा में फोटोसिंथेसिस होने की वजह उन्होंने क्या बताई है
कि स्टोमेटा खुलते हैं डे टाइम पे, ठीक है। अब डे टाइम पे जैसे इन पर लाइट पड़ती है वो खुलते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके रिजल्ट में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने पढ़ा था जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। अब जब वो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल या स्टोमेटा के अंदर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट जैसे जैसे वो बनते जाएंगे, फोटोसिंथेसिस होती जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे गार्ड सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो होगा वहाँ पे कम हो जाएगा, जैसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है। तो पानी कम होने की वजह से क्या होगा कि बाकी जो लीफ है उसमें पानी ज़्यादा होगा, सिर्फ उस गार्ड सेल के अंदर कम होगा, तो वो पानी जो है वो गार्ड सेल की तरफ मूव करेगा। अब इस केस में ये क्या है, ये एक स्टोमेटल पोर है और ये क्या है, गार्ड सेल है। अब जब यहाँ पे शुगर का लेवल इंक्रीज होगा इन सेल्स के अंदर, ठीक है, तो बाहर जो है यहाँ पे लीफ के पिछले पोर्शन में पानी ज़्यादा था जो, और यहाँ पे कम था, तो ये क्या करेगा, पानी इसके अंदर मूव करेगा। जब ये इसके अंदर मूव करेगा, पानी मूव करने से क्या होगा, ये स्वेल हो जाएंगे, पहले से इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसको हम कहेंगे ये टर्जिड हो जाएंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो स्वेलिंग का मतलब है टर्जिड हो जाना, टर्जिड का मतलब है प्रेशर बन जाना पानी की वजह से, टर्जिड हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये रिलैक्स फॉर्म में थे और ये ओपन फॉर्म में, इनमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, टर्जिड हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कहा गया है कि जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो क्या होगा, शुगर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर बनी थी सुबह में, आहिस्ता आहिस्ता प्लांट के बाकी हिस्से को भी वो जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। तो जब वो ट्रांसपोर्ट होगी तो बाकी जो है वो जो गार्ड सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो फिर उस पानी को ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, बाकी लीफ के अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी पानी की और वो गार्ड सेल के अंदर ज़्यादा होगी, तो गार्ड सेल में से पानी निकल के, जैसे यहाँ गार्ड सेल में से निकल के वो वापस लीफ की तरफ जाना शुरू कर देगा और गार्ड सेल जो है वो दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, गार्ड सेल बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना सा पोर रह जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो रात में क्योंकि जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है, उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है पानी का अंदर, प्रेशर ज़्यादा होता है, पानी निकल के बाहर जाना शुरू कर देता है और फिर प्रेशर पानी के अंदर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्टोमेटा दोबारा क्लोज हो जाते हैं और जो है वो रात के वक्त स्टोमेटा इस तरह क्लोज होते हैं, ठीक है। ये हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस थी, इसको बाद में प्रूव नहीं किया गया क्योंकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी जो बाद में रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि इसको प्रूव नहीं किया गया। मेसोफिल सेल जो है वो लीफ के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टोमेटा का काम सिर्फ ये होता है कि ओपन होना, क्लोज होना, जिससे क्या होगा, वाटर वेपर या तो रिमूव होंगे और अगर वो क्लोज होंगे तो वो नहीं होंगे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए भी एक जगह चाहिए होती है, तो स्टोमेटा क्या करते हैं कि एक जो है ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर हो सके प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस होती है मेसोफिल टिश्यू के अंदर, लीफ के जो है स्पॉन्जी टिश्यूज वहाँ पे होती है। तो सिर्फ इनका फंक्शन होता है ओपन होना या क्लोज होना, जिससे वाटर या वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कंसंट्रेशन कंट्रोल की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनफ्लक्स का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटाशियम आयन, ठीक है। पोटाशियम आयन, अब ये कहा जा रहा है इस टॉपिक के अंदर कि पोटाशियम आयन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को, ठीक है। अब स्टोमेटा जो है वो ओपन कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जब एनर्जी लगा के अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या है कि बाहर जो है पोटाशियम ज़्यादा है, अंदर जो है वो कम है, ठीक है, एक सेल के अंदर कम है, तो उससे बाहर भेजना, यानी लो टू हाई। पहले क्या हमने क्या पढ़ा है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लो, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाना। और अगर हम इसी को रिवर्स कर दें तो इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। एनर्जी लगा के अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी जिसमें हमने एनर्जी यूज़ की है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या होता है कि जो मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूसली पुश करते रहते हैं पोटाशियम को, यहाँ तक कि उनके अपने अंदर कमी आ जाती है, लेकिन वो पोटाशियम को पुश करते रहते हैं कहाँ पे, स्टोमेटा या गार्ड सेल की तरफ, ताकि क्या होगा, जैसे स्टोमेटा या गार्ड सेल जो है वो एंटर होंगे, पोटाशियम जो है आयन एंटर होंगे स्टोमेटा या गार्ड सेल के अंदर, तो क्या होगा, जहाँ पे जो भी हमने पढ़ा था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, जिसकी वजह से वाटर भी मूव करेगा और फिर क्या होगा कि जो वहाँ पे एक टर्जर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और स्टोमेटा जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। इस कंडीशन से वो इसमें आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, टर्जर हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे।
स्टोमेटा ओपन ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द पोटाशियम आयन इनटू द गार्ड सेल फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मिस, ठीक है, यानी सराउंडिंग टिश्यू से पोटाशियम आयन कंटिन्यूसली आते रहते हैं और वो स्टोमेटा के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और फिर उसके बाद उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए पानी बाहर से आता है और फिर पानी के आने की वजह से स्टोमेटा जो है वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, टर्जर हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। द accumulation decrease of potassium ion decrease the osmotic pressure of the guard cell, ये सारा वही यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पोटाशियम आयन की जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल कैसे होती है, मतलब कब, जब हम जैसे हम कहते हैं रात के वक्त स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो पोटाशियम आयन कब रुकना जो है वो मूव होना बंद हो जाता है, पोटाशियम आयन जो है वो कब अंदर आते हैं, कब वो वहाँ से लीव करते हैं और वो किस फैक्टर की वजह से एंटर होते हैं स्टोमेटा के अंदर। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे इसके साथ इसका आंसर लिखा हुआ है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जो है वो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो क्या ज़रूरत होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एब्जॉर्ब की जाए। उसके लिए क्या होगा, पोटाशियम आयन को जो है वो मूव करवाया जाएगा कहाँ पे, गार्ड सेल के अंदर। यहाँ पोटाशियम आयन आएंगे दूसरे सेल में से होते हुए यहाँ पे आएंगे। ये क्या होगा, इसमें फिर बाद में ऐसा ऐसा वाटर आएगा पीछे से, वाटर आने की वजह से क्या होगा, ये स्वेल हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से जो है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। अ लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फेवर ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा दस अलाउइंग इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, फोटोसिंथेसिस होगी और कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लू लाइट। अब आप कहोगे ब्लू लाइट कहाँ से आती है। ब्लू लाइट, अब आपने पढ़ा होगा लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें हम क्या होता है कि लाइट, एक एक्सपेरिमेंट भी किया आपने फिजिक्स में, मैट्रिक के प्रैक्टिकल होंगे उसमें होंगे, आपने किया होगा कि एक स्पेक्ट्रम अगर हम लेते हैं, ठीक है, एक जो है वो ग्लास प्रिज्म लेते हैं, उसमें से लाइट को पास करते हैं तो जो है वो लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं लाइट का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें रेड, ब्लू, येलो सारे कलर, वॉयलेट कलर, सारे कलर्स होते हैं इसमें। तो उसी लाइट में से जो हमें लाइट, सनलाइट पड़ती है, हमें तो वो वाइट नज़र आती है, ब्राइट नज़र आती है, लेकिन उस लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर कलर की अपनी इंटेंसिटी होती है, अपनी एक क्वालिटी होती है। जो ब्लू कलर होता है ना हमारी सनलाइट में से, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करवाने में। क्यों, क्योंकि क्या होता है, उस ब्लू लाइट की इंटेंसिटी से, उस ब्लू लाइट के पड़ने से क्या होगा कि जो गार्ड सेल होंगे उनके अंदर जो है इन्वायरमेंट एसिडिफाई हो जाएगा, यानी उनके अंदर प्रोटॉन्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जो ब्लू लाइट पड़ेगी स्टोमेटा के ऊपर तो क्या होगा कि उनके अंदर का इन्वायरमेंट जो होगा वह एसिडिफाई हो जाएगा और एसिडिफाई होने की वजह से क्या होगा, जो वो पोटाशियम आयन की इनटेक को इंक्रीज़ कर लेंगे स्टोमेटा जो है ना, यानी गार्ड सेल क्या होगा, वो अपनी तरफ खींचेंगे पोटाशियम आयंस को, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, पोटाशियम आयन फ़ौरन जो है वो मूव करना शुरू करेंगे स्टोमेटा के अंदर, और अगेन फिर क्या होगा, वाटर भी मूव करेगा और फिर क्या होगा, वो टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड होने से क्या होगा कि वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जब रात का वक्त होगा, लाइट नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, अगेन वही वो जो पोटाशियम था वो लीव करेगा, वाटर भी उसके साथ साथ लीव करेगा स्टोमेटा को, और स्टोमेटा क्या होंगे, दोबारा से फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होगा मतलब बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे।